जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर अपने प्रोग्राम घरेलू माहौल के साथ मैं और मेरी अहलिया शनीला अम्मार आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज ज़ाहिर है मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करनी है। आपको पता है कि इस्लामाबाद आजकल सियासी हवाले से बहुत ही गर्मा गर्म ख़बरें दे रहा है, अफवाहों का मरकज़ भी बना हुआ है और बहुत सी बातें ऐसी कही जा रही हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया पे है। लेकिन आज हम हक़ाइक़ पर मबनी कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। 3 मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से कुछ ख़बरें आ रही हैं। वो ख़बरें क्या हैं, उनमें कितनी सच्चाई है और वो क्या करना चाहते हैं। दूसरी बात जो कि अकबर एस बाबर साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ लोगों के नाम वाशगाफ तौर पे लिए। वो लोग कौन हैं, उनका किरदार क्या है, क्या उनको कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है, उस हवाले से बात होगी। और सबसे अहम बात, सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत थी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस और सुप्रीम कोर्ट बार की जो पटिशन है उसके हवाले से, और ज़ाहिर मसला तहरीक अदम एतमाद और मुनहरिफ अरकान की नाअहली और उनके मुस्तकबिल के हवाले से डिस्कस हो रहा है। आज सारा दिन इस पर बात होती रही, लेकिन हम सबसे पहले उस्मान बुज़दार की बात से शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। जी, उस्मान बुज़दार साहब के बारे में कल से ख़बरें चल रही थी कि जो उनका ऑफिशियल रिकॉर्ड है वो उन्होंने गायब करवाने शुरू कर दिए। उनके ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने अपने जो फाइलें हैं उनको इधर से उधर करना शुरू कर दिया है। कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं जिनको ख़त्म करना शुरू कर दिया गया है, और ये कि अपना सामान उन्होंने पैक करना शुरू कर दिया है। अच्छा, करप्शन के सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन साईं बुज़दार सादा से आदमी हैं। उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि अगर करप्शन के कोई सबूत हैं और अगर वाकई हैं तो वो किसी एक फ़ाइल को गुम करने से, किसी एक वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग को डिलीट करने से ख़त्म नहीं हो जाते। जब आप वज़ीर आला जैसी अहम पोजीशन पर होते हैं तो फिर बेतहाशा जगह आपके रिकॉर्ड मेंटेन हो रहे होते हैं, और ये जो रिकॉर्ड जलाने की या फाइलें गुम करने की कार्रवाई है, इस पर भी कुछ ना कुछ लोग कल नज़र रखे हुए हैं। हामिद मीर के प्रोग्राम में जो एक मुनहरिफ एमएनए थे बासित बुखारी, उन्होंने ये बात कही थी कि हम लोगों ने और बहुत से और एमएनएस ने बड़ी दफ़ा इमरान साहब के सामने जाके उस्मान बुज़दार की करप्शन की बातें रखी थी। हमने कहा कि ये करप्शन कर रहे हैं, इनके भाई कर रहे हैं, ठेके ये अपनी मर्ज़ी से देते हैं, जहाँ से इनको बहुत ज़्यादा रिश्वत वगैरह मिलती है। तो कहते हैं इमरान ने इन बातों को सुनी अनसुनी का, और कहा अगर थोड़ी सी वो करप्शन कर रहा है तो उसको करने दें। जी, ये बयान है उस वज़ीर आज़म को जो करप्शन के बयानिए के ऊपर इस मुल्क में हुकूमत करने आए हैं। अच्छा, ये तो एक बयान है ना, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो करप्शन के बयानिए की नहीं करते हैं। लेकिन ये पंजाब की सूरत हाल है। हमने पहले ये बात इसलिए की कि ज़रा थोड़ा सा पीटीआई की सफ़ों में जो सेंस ऑफ पैनिक फैल रहा है उसके बारे में आपको बताया, और उस सेंस ऑफ पैनिक की वजह बुनियादी तौर पर अदम एतमाद है। और अदम एतमाद जैसे जैसे लग रहा है कि वो कामयाब होती जाएगी, तो उस वैसे वैसे आपने देखा कि इसके अरकान भी मुंतशिर होते जा रहे हैं और साथ साथ लोगों में पैनिक भी फैलता जा रहा है। इस हवाले से जो जलती पर तीली का जो काम किया वो आज अकबर एस बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने किया। अकबर एस बाबर तहरीक इंसाफ के बानी रुकन हैं, और उन्होंने फॉरेन फंडिंग के हवाले से एक पटिशन, एक दरख्वास्त 7-8 साल हो गए हैं जमा करवाई भी है। वो उसका फ़ैसला के लिए दरबदर फिर रहे हैं, अभी तक फ़ैसला नहीं हुआ। उनके ख्याल के मुताबिक ये करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन तहरीक इंसाफ के और शौकत खानम के अकाउंट्स में की गई है। क्या कहते हैं अकबर एस बाबर साहब? जी, अकबर एस बाबर साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक्चुअली फॉरेन फंडिंग केस के अंदर कुछ 11 अकाउंट्स ऐसे आए थे जिनके बारे में कहा गया था ये गैर कानूनी और उनके अंदर ट्रांजैक्शन हुई है। तो पीटीआई ने आज इमरान खान साहब ने अपने आप को बचाने के लिए 11 जो कुर्बानी बकरे हैं वो कुर्बानी के लिए पेश कर दिए। जो सारे पीटीआई के ही हैं? जी, सारे पीटीआई के। उन्होंने कहा जी ये जो 11 अकाउंट्स जो खोले गए हैं, इनमें से एक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, दूसरे गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान, पंजाब के सीनियर वजीर मियाँ महमूद रशीद, पीटीआई एमएनए नजीब हारून, रुकन सिंध असम्बली शेर अली खान, साबिक एमपीए सीमा जैदी, मतलब इन लोगों ने गैर कानूनी तौर पर ये अकाउंट खोले हैं। यानी कि इमरान खान साहब को पता ही नहीं था कि ये अकाउंट खोले हुए हैं। तो ये जो अफराद थे ये मिजाज नहीं थे पीटीआई के नाम पर अकाउंट खोलने के लिए, और इन्होंने चंदा भी वसूल किया। अच्छा, अब इन जो 12 सफ़ात पे मुश्तमिल तहरीरी जवाब था उसमें ये था, इतराफ़ किया गया है कि 23 मिलियन
रुपए पार्टी के मरकजी अकाउंट से इन 11 अकाउंट्स में मुंतकिल हुए हैं, ठीक है। और पीटीआई ने यह भी तस्लीम कर लिया है कि उन्होंने 57 मिलियन की रकम मकामी ज़राए से इन अकाउंट्स में जमा की है। ये तहरीरी जवाब है जो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया गया है, और इन 11 अरकान के बारे में कह दिया गया गैर कानूनी इन्होंने अकाउंट खोले, पार्टी के पैसे उसके अंदर दिए, उसके अलावा खुद से भी चंदा पार्टी के नाम पे इकट्ठा किया। एक स्पीकर, 2 गवर्नर, एक पार्टी का सदर। ये तो भाई इमरान खान ने अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार दी है, और ये होना ही था। फॉरेन फंडिंग केस में जो ज़राए बताते हैं इतने बड़े बड़े घपले हैं, वो जिस वक्त भी सामने आएंगे आपको बड़े बड़ों की करप्शन के जो नारे लगा रहे थे वो सारे भूल जाएंगे। अब जो इनसे गलती हुई है कि जिन लोगों के नाम दिए हैं ये इनकी पार्टी का हिस्सा है, अहम ओहदों पर रखे हुए हैं, तो ये तो कोई तस्लीम नहीं करेगा कि इमरान खान को इन बातों का इल्म नहीं था। ये सारे लोग मिलकर पैसे खाते रहे हैं, लेकिन अब इमरान खान ने अपनी जान बचाने के लिए इन लोगों को कुर्बानी का बकरा बना लिया। एक्चुअली इमरान खान के बारे में कहा जाता है कि ये जो इसके ऊपर एहसान करता है ये उसको ढसता है, और इन लोगों ने पार्टी में ये जो स्पीकर असद कैसर है, जितना पामाल इन्होंने स्पीकर के ओहदे को किया किसी ने आज तक नहीं किया, और ये सब कुछ उन्होंने इमरान को फेवर देने के लिए किया। उनके कहने पे प्रोडक्शन ऑर्डर्स नहीं वो जारी करते थे एमएनएस के लिए, और उन्हीं का नाम दे के उन्होंने कर दिया कि जनाब ये जो है इन्होंने गैर कानूनी तौर पे खोले, ताकि अगर आपने नाअहल करना है किसी को या उसके ऊपर बैन लगाना है तो वो इन लोगों पे लगा दे, मेरे ऊपर ना लगाएं। इमरान इस्माइल इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, अभी तक नहीं ये वज़ीर आज़म के लिए जा के नेगोशिएशन कर रहे हैं लोगों के साथ एतमाद का वोट लेने के, हालांकि उनको ज़रूरत नहीं, गवर्नर बन गए हैं, उनकी तो पेंशन लग गई है, वो एक उनके नाम के साथ ठप्पा तो लग गया गवर्नर का, लेकिन वो फिर भी इमरान खान की खातिर इधर से उधर घूम रहे हैं। और इमरान खान ने क्या किया उनके साथ, इतने बड़े बड़े ओहदों पे लोगों को बिठाया हुआ आपने, और अगर ये गैर कानूनी भी थे तो आपको अब क्यों पता चल रहा है, जब स्क्रूटनी हो रही है, जब जवाब मांगा गया और 5 साल ये केस चलता रहा और अब आप ये वाला दे रहे हैं, तो कौन इस पे यकीन करेगा। खान साहब आपको जवाब तो अब देना पड़ेगा, आप इन कुर्बानी के बकरों के पीछे नहीं छुप सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गई जी अकबर एस बाबर लेकिन ये बहुत बड़ी इंकशाफात हैं और बड़ी डैमेजिंग है पीटीआई बहुत ज़्यादा हैं। इसके ऊपर तो जो है ताहयात बैन होना चाहिए इमरान खान को और उनकी पार्टी को, और ये झूठ पे झूठ है। फिर आप कहते हैं करप्शन, और लोग भी कहते हैं जी बड़ा ईमानदार है, कि क्या कैसी ईमानदारी है। बस ये कि जी उनका कारोबार नहीं है। हमें क्या पता हो कि जिस तरह आप ये अकाउंट्स छुपा रहे हैं, जिस तरह बहन की प्रॉपर्टीज छुपी हुई थी, क्या पता कहाँ पे कौन सा कारोबार हो जहाँ से इमरान खान साहब को प्रॉफिट्स आ रहे हो। बेसिकली इमरान खान साहब का अभी तक जो पता चला है कारोबार सिर्फ एक ही है, और वो है चंदा खैरात में गबन करना और उस हवाले से दिल खोल कर झूठ बोलना। यही अभी तक उन्होंने किया है। अब आ जाते हैं ज़रा सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के हवाले से। पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये जो बेंच बना है लार्जर बेंच, इस पे बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए हैं, और उसकी वजह ये है कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस जो मतलब जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस सरदार तारिक, इनको इस बेंच में शामिल नहीं किया गया। और ये वो 3 लोग हैं जो ज़रा एंटी इस्टेब्लिशमेंट और प्रोग्रेसिव किस्म के लोग हैं। इसके हवाले से काजी फाइज ईसा ने एक ख़त भी लिख दिया, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार की एप्लीकेशन और सदारती रेफरेंस इकट्ठे नहीं डिस्कस किए जा सकते। लेकिन बहरहाल लार्जर बेंच बन गया हुआ है, और आज तहरीक अदम एतमाद के हवाले से और मुनहरिफ अरकान के हवाले से पहली समाअत हुई। क्या बना जी उसमें? देखें, उसमें जस्टिस मुनीब के जो ख्यालात हैं या रिमार्क्स हैं, ये हमने पिछले हेयरिंग में भी सुने थे। उनका कहना ये था कि जो वोट होता है वो इनफरादी नहीं, वो पार्टी का वोट होता है। मेरा ख्याल में ये मुतल्लिक़ अनानियत कायम करने वाली बात है, क्योंकि अगर आप ये कह देते हैं कि पार्टी का वोट होता है तो फिर तो आपको फाइनेंस बिल के ऊपर भी वोटिंग करवाने की ज़रूरत नहीं, कोई कानून साजी के लिए भी वोटिंग कराने की ज़रूरत नहीं, वज़ीर आज़म खुद आए वोट डाल दे। तो मेरा ख्याल में ये रिमार्क्स जो हैं ये जमहूरियत की रूह के मुनाफी हैं। उसके बाद जो चीफ जस्टिस है उन्होंने कुछ चीज़ें क्लियर की हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जी वोट डाला जाएगा, वोट काउंट होगा। 63A का एक प्रोसेस आइन में आ गया हुआ है, उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। और जो अहम चीज़ उन्होंने ये कही थी कि आप हमसे खाली जगह पुर मत करवाएं, चीज़ें जो हैं पार्लियामेंट में जाएं, पार्लियामेंट में जाके तय करें। तो मैं हमें 63A बड़ा क्लियर है, उसमें ये है कि आपका जो पार्टी लाइन से हट के जो वोट डाला जाएगा उस पर वो डी सीट होगा। पहले वो इलेक्शन कमीशन में जाएगा, इलेक्शन कमीशन 30 डेज़ के अंदर उसका फैसला करेगा, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं अपनी अपील लेके। लेकिन उसमें डी सीट होने का है, उसमें नाअहली जो है वो ताहयात नहीं है। जो
पी टी आई गवर्नमेंट है वो चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला ले जैसे वो सेनेट के लिए गए थे कि खुफिया राय चेयरमैन सेनेट का जो इंतखाब है वो खुफिया राय शुमारी से नहीं होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त भी फैसला यही दिया था कि आइन के मुताबिक चले। असल में मसला ये है, आप थोड़ा सा साइकी को समझें, पीटीआई ये क्यों कर रही है। इन्हें बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है कि आर्टिकल 63A की जब तशरीह की जाएगी तो पीटीआई उसमें स्टैंड नहीं करेगी, और ये बड़ी वाज़ेह बात है, ताहयात नाअहली नहीं हो सकती। इनका ऑब्जेक्टिव इस कार्रवाई से क्या है? टाइम गेन करना। और अभी ये हमारे दोस्त हसनात मलिक जो बड़े अच्छे कोर्ट रिपोर्टर हैं वॉइस ऑफ अमेरिका को, ये बता रहे थे कि इस तरह एकदम फैसला नहीं हो जाएगा, कल फैसला नहीं हो जाएगा, बहुत जल्दी भी की तो इसमें 4-5 दिन लग जाएंगे। अब 4-5 दिन में दो काम हो सकते हैं। तहरीक अदम एतमाद अगर पेश होती है तो जो अरकान उसमें हिस्सा लेंगे या इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट देते हैं, उनके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर ज़रूर है कि वो कहीं ताहयात नाअहल ना हो जाए। तो यही इसका मकसद है। इस दौरान हुकूमत पूरी कोशिश करेगी कि उन लोगों को डराया धमकाया जाए, लालच दी जाए, किसी तरह उन मुनहरिफ अरकान को वापस लाया जाए। लेकिन देखें, कुछ रिपोर्टर से बात हुई थी जो कोर्ट कवर करते हैं, उनका कहना है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल ताहयात नाअहली के ख़िलाफ़ हैं। वो समझते हैं कि आप किसी भी सियासतदान को ताहयात नाअहल करके तड़पने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। आप किसी का सियासी करियर इस तरह ख़त्म नहीं कर सकते। देखें, मैं फिर वहीं पे बात करूँगी कि अगर आप आमरीत कायम नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता कि अगर कोई बंदा वज़ीर आज़म के, मैं फिर वो कहूँगी कि अगर तो वो पैसे लेते हैं और अगर वो पैसे ले के ये काम कर रहे हैं तो फिर तो मैं साथ हूँ पीटीआई के। लेकिन अगर कोई बंदा उनके फैसलों की वजह से उनके खिलाफ जा रहा है और वो समझ रहा है कि ये वज़ीर आज़म जो वादे करके आए थे वो पूरे नहीं किए, तो हम अब इनको इनका साथ नहीं देना चाहते, तो आप उसको रोक नहीं सकते। जमहूरियत इसी का नाम है, और इस्लाम में भी यही कि मशवरे के साथ चलें। इस्लाम भी आमरीत कायम करने का हुक्म नहीं देता। जावेद गामदी साहब ने बहुत पहले नवाज शरीफ साहब के केस जब हुआ था ताहयात नाअहल किया तो उसके बाद ये कहा था कि ये इस्लाम की रूह के मुनाफिक चीज़ है। तो तलवार तो लटकती रहेगी, ज़ाहिर है कि उनको साइकोलॉजिकल प्रेशर रहेगा। लेकिन ये बात याद रखें कि जो मेंबरान मुनहरिफ आए थे उनको ये पता था कि हम डी सीट हो सकते हैं, डी सीट होने का उनको डर नहीं है। लेकिन ताहयात नाअहली जो थी ये बहुत बड़ा एक वो जो है उनको धचका लग सकता है। तो लेकिन मुझे जो जस्टिस अता उमर बंदयाल के जो रिमार्क्स हैं उनसे लग रहा है कि वो इसको पार्लियामेंट में भेजेंगे और वो यही कहेंगे कि जी 63A के तहत ताहयात नाअहली है तो उसको पार्लियामेंट हल करें, हमारे कंधे के ऊपर रख के बंदूक ना चलाएं। वैसे भी वो आइन की तशरीह कर सकते हैं, आइन में तरमीम नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो ये हुकूमत है इनके हाथ इस तरह भी बंधे हुए कि आइनी तरमीम ही ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं कर सकते, वरना अभी तक ऑर्डिनेंस आ चुका होता है। अच्छा, इसमें ये बात भी है, देखिए कि ये मल्टी प्रॉन्ग्ड मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ पहलुओं से इस हुकूमत पर अटैक किया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से। एक तो ये है तहरीक अदम एतमाद, लेकिन उन्हें अंदाज़ा था इस हुकूमत, ये चूँकि बड़ी जालिम जाबिर हुकूमत है, ये हर हद कंधा आजमाएगी और सुप्रीम कोर्ट को भी इन्वॉल्व करेगी, डिले भी करेगी इसको करने के लिए। दूसरा तरीका ये है कि जनाब इत्तेहादी आपके साथ मिल जाए। इत्तेहादी अगर आपके साथ मिल जाते हैं तो फिर तो अखलाकी जवाज़ इस हुकूमत का ख़त्म हो जाता है। अभी जब हम ये वीलॉग कर रहे हैं उसी वक्त ख़बर आ रही थी कि आसिफ जरदारी के साथ MKM के अरकान की मुलाकात हो रही है, जिसके अंदर ये डिस्कस किया जाएगा कि वो अपोजिशन का साथ देंगे। PML आसिम नसीर हमारे बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं लाहौर के, उन्होंने भी ये ख़बर दी है कि कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून काफ की तरफ से ऐलान मुतवक्के है। अगर ये अदालती कार्रवाई होती रहे, तहरीक अदम एतमाद का टाइम आता रहे, अगर इत्तेहादी साथ मिल जाते हैं तो फिर उसके बाद अक्सरियत ख़त्म हो जाती है और उसके असरात काफ़ी ज़्यादा करीब नजर ये कुछ दिन पहले एजाज सईद ने भी ब्रेकिंग दे दी थी कि 25 को जो इत्तेहादी हैं वो ऐलान कर देंगे अपोजिशन का साथ देने में, जिसमें काफ लीग, MQM, बाप और GDA के अभी तक सुना ये है कि उनके 2 अरकान, फहमीदा मिर्ज़ा और कोई और, वो हुकूमत के साथ है, लेकिन 2 अरकान जो वो अपोजिशन के साथ मिल जाएंगे। तो एक और इनके आज़ाद रुकन थे, उन्होंने अख्तर मेंगल का जो था वो डिनर अटेंड किया था। तो ये अगर अपोजिशन इत्तेहादी मिला तो 21 लोग बनते हैं, और इमरान की गवर्नमेंट जो 6 वोटों की अक्सरियत के साथ कायम है, उसमें से अगर 10-12 भी निकल जाएं तो आपकी अक्सरियत ख़त्म हो जाती है। अखलाकी तौर पे अगर कल इत्तेहादी निकल जाते तो इमरान की हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाती है, बल्कि उन मुनहरिफ इन अरकान के सामने आने के बाद भी ख़त्म हो जाती है। और अगर वो अरकान इस्तीफ़े दे देते हैं
تو آپ کی اکثریت تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی. تو اخلاقی آج بھی جو حسنات ملک نے بتایا تھا کہ زیادہ تر جو پلی لے رہے تھے اٹارنی جنرل وہ اخلاقیات کی لے رہے تھے. ابھی تک اٹارنی جنرل نے تاحیات نہلی کے اوپر کوئی بات کی نہیں. آج اخلاقیات پہ زیادہ بات ہوتی رہی ہے. اگر اخلاقیات کو دیکھیں تو عمران خان صاحب کی حکومت اتحادیوں کے اعلان کے بعد ختم ہو جائے گی. اچھا، اب اس میں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم سیاسی ماحول بھی چیک کریں. پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بات ہوئی, نون لیگ کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی, تو وہ ان کا مائنڈ سیٹ اس وقت یہ چل رہا ہے, خاص طور پہ پیپلز پارٹی والوں کا, انہیں پورا یقین ہو چکا ہے کہ یہ حکومت ختم ہو چکی ہے. بلکہ اب تو وہ وہاں پر ان کے حلقوں میں آپ بیٹھیں تو وہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ اگلی جو حکومت بنے گی اس میں منسٹر کون ہوگا, انفارمیشن کس کے پاس ہوگی, اور خارجہ کس کے پاس ہوگی, انٹیریئر کس کے پاس ہوگی. اس طرح کی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. وہ بڑے سرٹن ہیں اس حوالے سے. تو دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کل کی ہیئرنگ میں کیا ہوتا ہے. ویسے چیف جسٹس صاحب کو یہ معاملہ جلدی نپٹانا چاہیے تاکہ جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس میں کوئی خلل نہ پڑے. تو کل دیکھتے ہیں کہ کیا کل اب اس کی وہ جو ہے نا کورٹ رپورٹر ہمارے سارے دوست یہی بتا رہے تھے کہ کل اس کی ہیئرنگ جمعے کے بعد ہوگی, اور اگر کورٹ چاہے, جس کے امکانات بھی بہت زیادہ ہیں, ہفتے والے دن اس کی ہیئرنگ بھی رکھی جا سکتی ہے, جس کے بعد 3-4 دن اور لگیں گے. لیکن 3-4 دنوں کے درمیان آج جو ہمیں کورٹ کی کارروائی سے پتہ چلا کہ جو عدم اعتماد والا معاملہ ہے وہ رکے گا نہیں. وہ کارروائی ایک سائڈ پہ اور ہو رہی ہے, کیونکہ عدالت نے صرف یہ تشریح کرنی ہے کہ جو ارکان منحرف ہیں وہ تاحیات نااہل ہو رہے ہیں یا پھر ڈی سیٹ ہو رہے ہیں. تو یہ تو بہت آسان سا کام ہے. الٹیمیٹلی آپ دیکھیے گا کہ یہ گیند جو ہے پارلیمنٹ کے کورٹ میں آئے گی اور پارلیمنٹ ہی ڈیسائیڈ کرے گا. اور آئندہ آنے والے دن حکومت کے لیے بہت خطرناک نظر آ رہے ہیں. اور عمران خان صاحب کا جو جلسے کا پلان ہے نا 27 مارچ والا, تھوڑی سی اس پہ ہی بات کر لیتے ہیں. جلسے میں حکومت ہمیشہ پٹواریوں کے ذریعے, اتحادی جماعتوں کے ذریعے, ڈی سی کے ذریعے, انتظامیہ کے ذریعے لوگ بلاتی ہے. تو اگر اتحادی اس سے پہلے 27 تاریخ سے پہلے حکومت کو چھوڑنے کا اعلان کر دیتے ہیں تو مجھے کوئی یہ بتائے کہ ڈی چوک پہ لوگ کون لائے گا, جبکہ اپنی پارٹی کے لوگ جس میں سے کچھ ویزیبلی حکومت سے الگ ہو چکے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو خفیہ طور پر دوسری جماعتوں سے بات کر رہے ہیں, جن میں وزراء بھی شامل ہیں. منصور علی خان نے پروگرام کیا تھا روڈ شو, تو وہاں پہ لوگوں نے ان کو بتایا تھا کہ جی 6-6 ہزار دے کے لوگوں کو لایا جا رہا ہے. اور آج بھی سنا تھا کہ جی 60,000 جو بسیں ہیں وہ بک کروائی گئی ہیں. تو پیسہ لگایا جا رہا ہے کیونکہ آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ پیسہ لگا سکتے ہیں, آپ اس کے ذریعے لوگوں کو لا سکتے ہیں. جلسے میں اچھی خاصی تعداد آ جائے گی کیونکہ آپ نے پیسے کے ذریعے لوگ لے آنے ہیں. تو میرا خیال میں کہ جو جلسہ ہوگا اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں لوگ نہیں ہوں گے, اس میں لوگ ضرور ہوں گے, کیونکہ 27 تاریخ تک بھی عمران خان جو ہے وہ وزیر اعظم ہوں گے اور پورے پاکستان کے خزانے کے اوپر قابض ہوں گے. ان کے لیے 4-5-6 ارب وہاں سے نکال کے لگانا کوئی مشکل بات نہیں ہے. میرے خیال میں عمران خان کو اندازہ تو ہو گیا, یہ نہیں ہو سکتا کہ انہیں اندازہ ہو. یہ جلسہ ان کے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ انہیں اندازہ ہے کہ جب انہوں نے آگے عوام میں جانا ہے, الیکشن میں جانا ہے, تو اس الیکشن کیمپین کے لیے ایک اخلاقی اپنے لیے جواز ڈھونڈنے کے لیے, اور نام بھی انہوں نے امر بالمعروف دیا, اس کے لیے جلسہ کیا جائے. ادروائز یہ جلسہ جو ہے وہ ان کو کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں دے سکے گا. مجھے اس جلسے کے حوالے سے یہ بات ضرور یاد آتی ہے, جب مشرف کا دور ختم ہونے والا تھا اسی ڈی چوک پر ایک جلسہ جنرل مشرف نے کیا تھا, اور جس میں دونوں ہاتھ اٹھا کے مکے لہرا کر, اور انہوں نے کہا تھا میں کسی سے ڈرتا ورتا نہیں ہوں. اور کاف لیگ خاص طور پر اس میں بسیں بھر کے لائی تھی. کچھ لوگوں نے ان لوگوں سے انٹرویو کیے جو اس جلسے میں تھے, انہیں کچھ پتہ نہیں تھا وہ کیوں آئے ہیں, بس گاڑی میں بٹھایا اور لے آئے ہیں. اور وہ جلسہ جنرل مشرف کی سیاسی زندگی کا آخری جلسہ ثابت ہوا تھا. دیکھتے ہیں کہ اب یہ جلسہ عمران خان کی سیاسی زندگی کو جلا بخشتا ہے یا ان کی سیاسی زندگی کو ختم کر دیتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. آپ سے درخواست ہے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے. اللہ حافظ.